स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम अपना करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 20, सब्जेक्ट साइंस की है, 9th क्लास के लिए। ओके, और हिंदी मीडियम में है बेटा। इंग्लिश मीडियम की मैंने बना दी, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो आप वो देख सकते हो। ओके, और 19 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। चैप्टर बेटा हमारा जैसा कि चला हुआ है जीवन की मौलिक इकाई, हमने इस पर एक वीडियो कर ली है, तो कंसेप्ट अच्छे से समझना है बेटा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप। ठीक है, तो किसी ने अगर वो नहीं देखी है तो बाई चांस वो देख लेना। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा और ज्ञान आपस में बातें करते ही रहते हैं। आज क्या बातें कर रहे हैं? जिज्ञासा दीदी, ज्ञान पूछ रहा है, जिज्ञासा दीदी हमने जाना कि कोशिका जीवन की मूलभूत और क्रियात्मक इकाइयाँ। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना था बेटा डिटेल में इसको। ठीक है, लेकिन ये जीवन क्रियाएँ क्या हैं और एक कोशिका इसे कैसे कर पाती है? तो वो पूछ रहा है कि हमने जान लिया कोशिका क्या एक मूलभूत इकाई है, ठीक है, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या हैं और इनको ये कैसे कर पाती है कोशिकाएं? तो ज्ञान, जैसे कि हम मतलब कि तुम जानते हो किसी भी जीव के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हर किसी के बेटा क्या होते हैं? कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि वृद्धि करते हैं, जैसे सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है, और श्वास लेते हैं यानी कि श्वसन। ये सारी क्या है? प्रक्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाकलाप जीवन की क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर ये क्रियाएं कोई भी एक क्रिया नहीं हो पाएगी तो क्या हो सकती है बेटा? हम सजीव नहीं बचेंगे। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इन सभी का प्रॉपर कार्य करना जरूरी है, और ये कौन कर पाएगा? कोशिका। ठीक है, वो कैसे कर पाएगी? जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये कैसे हो पाती है? कोशिका में हो पाती हैं। कैसे? पदार्थों के आदान प्रदान से ये क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब ये प्रत्येक देखो अलग अलग तरीके की क्या है क्रियाएं हैं, तो इन अलग अलग तरीके की क्रियाओं को करने के लिए भी कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। ठीक है, आप ऐसे कहो जैसे स्कूल में जाते हो, खाली स्कूल में अगर आप चले जाओगे तो क्या पढ़ाई हो जाएगी? नहीं, उसके लिए टीचर भी चाहिएंगे, उसके लिए स्कूल में जो क्या है साफ सफाई के लिए भी चाहिएंगे, एक मैनेजमेंट के लिए भी चाहिएंगे, प्रिंसिपल भी चाहिएंगे, हेड भी चाहिएंगे। तो सारी चीज़ें चाहिएंगी, तभी हम एक प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की। तो इसी तरीके से उसके लिए भी कुछ घटक हैं, और जो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पीएन और ये मतलब कि स्वीपर्स वगैरह, ये सारे क्या एक तरीके से घटक कह सकते हो। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? पूरी जो प्रोसेस चलती है स्कूल में उसको करवा पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बेटा प्रत्येक कोशिका के अंदर कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जो कि हम क्या बोलते हैं? जिनको कोशिकांग कह देते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अंग बोल देते हैं इनको, जो क्या करते हैं? ये सभी कार्य करने में हेल्प करते हैं या कर पाते हैं। हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जैसे हमने कहा कि स्कूल के जो पार्ट थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे बेटा? टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पीएन, स्वीपर एक्सेट्रा, और क्लास वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा जो कोशिका है उसके अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका होती है। तो बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है? बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है, और जो ये बीच में ये वाला होता है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, और साइड में क्या होती है? एक केंद्र मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, या कोशिका झिल्ली बोलते हो। तो ये तीनों तो हर कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ पाए जाते हैं, वो अपनी मतलब कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि पौधों में क्या होता है? भोजन बनाते हैं, हम तो बनाते नहीं हैं। अब ये मत सोचना कि किचन में तो भोजन बनता है, हम भोजन को पकाते हैं, लेकिन जो भोजन को बनाते हैं वो कौन होते हैं बेटा? पौधे। तो उनके लिए अलग से उन्हें कुछ मटेरियल या पदार्थ चाहिए होते हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से घटक भी पाए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जो इन विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया कोशिका कैसे कार्य कर पाती है। उसके लिए अलग अलग घटक होते हैं जो कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य हो गए। ठीक है दीदी, ये प्लाज्मा और कोशिका झिल्ली क्या होती है? इसका कोशिका में क्या कार्य होता है? तो अब ये प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य होता है? ज्ञान, यह कोशिका की सबसे भारी परत है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ये कोशिका की क्या एक भारी परत होती है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। ये सिर्फ जैसे अब गेट कीपर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? स्कूल में सिर्फ उन्हीं को एंट्री देते हैं जो कि जरूरी होते हैं स्कूल के लिए। सब किसी को एंट्री दे देंगे तो वो स्कूल थोड़ी रहेगा फिर। तो वो क्या करते हैं? जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देते हैं, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोल देते हैं। ठीक है, जरूरी पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? जैसे कि O2 हो गए, CO2 हो गए, जैसे कि स्कूल में पेरेंट्स आ गए किसी के, ठीक है, या फिर बच्चे आए हुए हैं, तो इस तरह वो जरूरी है वहाँ पर स्कूल्स में। ऐसे यहाँ पर क्या O2 हो गए, CO2 हो गए, पोषक तत्व हो गए, जल हो गए, ये सभी विसरण और प्रासरण प्रक्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। हमने अभी पढ़ा विसरण और प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा ये पदार्थ कोशिका के बाहर या अंदर आते जाते हैं। ठीक है, तो कब आते जाते हैं? जब क्या हो? पदार्थों की
सांद्रता है बेटा जो क्या होगी, कोशिका में अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से वो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। तो पदार्थों की जो ये गति है वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये विसरण कहलाती है। ठीक है, तो अब ये कैसे होती है बेटा विसरण, पदार्थों की होती है। लेकिन अगर कोशिका झिल्ली से जल का विसरण होगा तो उसको हम प्रासरण बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रासरण भी एक तरीके का विसरण होता है, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन वो किसका होता है, जल का विसरण होता है, और ये पदार्थों का था। ठीक है, अब विलयन की सांद्रता का कोशिका पर प्रभाव। ठीक है, अब जो विलयन होता है बेटा, विलयन किसको बोला जा रहा है, आप देखते होंगे पेड़ पौधे होते हैं, हम सब होते हैं, हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हमने एक विलयन के तौर पर समझाया है आपको। ठीक है, कि अगर विलयन ऐसा हो, जैसे कि अगर हमारे आसपास का वातावरण इस तरीके का हो जैसा ये विलयन है। ठीक है, तो वो 3 तरीके के विलयन हो सकते हैं, 3 तरीके का हमारा सराउंडिंग या वातावरण हो सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, जल की जो सांद्रता है, जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार से बांटे गए। ठीक है, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो जल है उसकी कितनी सांद्रता है उसके हिसाब से 3 उसमें डिवाइड किया गया। तो पहला क्या है, अल्प प्रासरण दाबी। ठीक है, इसमें क्या होता है, विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होता है। ठीक है, तो इस वाले मतलब कि जब ये कंडीशन होती है, जब हमारी सराउंडिंग में क्या होता है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है जो हमारी कोशिकाएँ हैं उनकी अपेक्षा, तो ये क्या करती है, कोशिका में ये जल एंटर करने लगता है। क्योंकि क्या हो गया कि कोशिका मतलब जल की क्या हो गई मात्रा, बाहर ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा से वो क्या करेगा, कम की तरफ जाएगा। जैसे कि आप किसी फंक्शन में गए, पार्टी में गए, तो जहाँ भीड़ होगी वहाँ थोड़ी ना खाना खाओगे, आप क्या सोचोगे, एक ऐसा इलाका ढूंढोगे जहाँ पर आप आराम से तसल्ली से बैठ के खा सको खुले में। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी क्या करते हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर क्या हो, कम सांद्रता हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हो, ये अल्प प्रासरण दाबी है, विलयन है। ठीक है, ये कंटेनर में ये क्या है, विलयन है। इस विलयन में हमने एक कोशिका रखी जो कि क्या थी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो हमारे उसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं उसको रखा है। ठीक है, तो जब हमने इसमें रखा तो बेटा यहाँ जो लाल रक्त कणिकाएं थी इनके अंदर सांद्रता क्या थी, जल की सांद्रता। ठीक है, जल की सांद्रता यहाँ पर कम थी लेकिन बाहर ज़्यादा थी, तो वो जल क्या करेगा, इसमें प्रवेश कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका आकार बढ़ने लगेगा, ये फूलने लगेगी। ठीक है, और इसी को हम अंत्यप्रासरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जल क्या करता है, कोशिका के अंदर प्रासरण करता है। ठीक है, या जाता है, प्रवेश करता है। ओके, अब समप्रासरण दाबी बेटा क्या होता है, सम से पता चल रहा है यानी कि समान होगा। तो कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान होती है। जैसे किसी फंक्शन पार्टी में गए, वहाँ पर क्या है, सब इक्वली स्पेस पर पहले से ही खड़े, जैसे अब कोरोना चल रहा है तो अब तो जरूर बेटा सब अलग अलग प्रॉपर डिस्टेंस पे खड़े होंगे, तो कोई कहीं नहीं जाएगा जहाँ पर है, क्योंकि हर जगह पर इक्वल स्पेस है, जाकर करेंगे भी क्या। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, वहीं पर रहेंगे, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, अब अति प्रासरण दाबी विलयन क्या होता है बेटा, विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है। ठीक है, तो यानी कि कोशिका में ज़्यादा जल होता है। ठीक है, जब कोशिका में ज़्यादा जल होगा और चारों तरफ क्या होगा, विलयन में कम होगा, तो क्या होएगा, जो इसके अंदर के जो अणु थे वो क्या करेंगे, जल के साथ घुलकर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे, और यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। अब जैसे देख रहे होंगे, ये जो अणु है ये इसके सिकुड़ने पर यहाँ पर आ गए और ये सिकुड़ती चली जाएगी। जैसे आप सांस लेते हो, सांस लेते वक्त क्या होता है, आपके जो फेफड़े होते हैं उनका साइज होता है, आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, सांस को बाहर छोड़ते हो तो क्या होता है, वो सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जब यहाँ से बाहर जाएंगे ये अणु जल के साथ घुलकर, तो क्या होएंगे, ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अति प्रासरण दाबी, और ये बही प्रासरण कहलाता है क्योंकि इसमें जो है कोशिका से बाहर जाते हैं। ठीक है, जल जो है कोशिका से बाहर जाता है, जिसके साथ वो पदार्थ भी घुलकर चले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ प्रासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। ठीक है, कोशिका से बाहर भी चले जाते हैं और कोशिका के अंदर भी आ जाते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको विलयन बताए गए हैं। अब बेटा यहाँ पर पादपों की जो कोशिका होती है उसके बारे में जानते हैं। हमने अभी क्या कहा था कि कोशिका होती है, कोशिका के बाहर एक बाहरी परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप जो कोशिका होती है बेटा, अब पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, तो वो तो वहाँ से जा नहीं सकते, चाहे कैसा भी वेदर हो, वो बारिश हो रही हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी एक्सट्रीम वेदर हो, वो वहीं पर ही रहते हैं। हम तो अपने आप को बचाव कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे, तो उनके बचाव के लिए उनके चारों तरफ एक और, उनकी कोशिकाओं के चारों तरफ एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। तो पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा जब क्या होता है, जब पादपों में प्रासरण होता है तो कई बार क्या होता है, वो पानी इतना लॉस कर देती है कोशिका, या इतना पानी बाहर चला जाता है जिससे क्या होता है, इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ देखो कि बाहर का जो मतलब कि
बाहर जो जल की सांद्रता है वो कम है और इसके अंदर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, बाहर आना स्टार्ट कर देगा जल। तो धीरे धीरे आते आते बेटा वो इतना, कई बार इतना लॉस कर देता है, इतनी हानि हो जाती है पानी की या कमी हो जाती है कि जो प्लाज्मा झिल्ली थी और अंदर का जो भी जीव द्रव्य, ठीक है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस मतलब कि ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव्य, इस सभी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये पूरा जीव द्रव्य क्या हो जाता है बेटा, सिकुड़ जाता है, क्योंकि सब जो जितनी भी जल की सांद्रता थी वो बाहर चली जाती है और ये संकुचन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, क्योंकि जो भी कोशिका के अंदर था वो सारा जीव द्रव्य था और वो सारा क्या हो गया, संकुचित हो गया, क्योंकि जो भी उसका पदार्थ थे वो सारे जल के साथ घुलकर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको जीव द्रव्य संकुचन बोलते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्या दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, हमने अभी पढ़ा था। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, अब ये मत कंफ्यूज होना कि कोशिका भित्ति बताया था अभी तो मैम ने, वो पादपों में होती है, लेकिन सभी के अंदर बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको बेटा कोशिका झिल्ली क्यों बोला गया, क्योंकि ये कोशिका के चारों तरफ की होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्यों बोला गया बेटा, जो ये अंदर का जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तो इसी के चारों तरफ की ये बाउंड्री होती है, तो इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यह क्या करती है, कोशिका का बाह्य पर्यावरण से बचाव करती है। ठीक है, ये इसका महत्व होता है। अब बेटा जीव द्रव्य कुंचन का चित्र सहित व्याख्या कीजिए, ये बोला गया है। तो आप क्या करोगे, ये डायग्राम बना दोगे जिसमें आपको क्या करना है, हिंदी में लिखोगे पादपों में जीव द्रव्य कुंचन, और इस तरीके का डायग्राम बनाओगे जिसमें ये बाहर की जो परत है उसको क्या दिखाओगे, सेल मतलब कि कोशिका भित्ति। ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी समझा ही चुकी हूँ इसको डिटेल में, ये श्रिंक हो गया क्या। ठीक है, ये क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, आंतरिक जो भी पदार्थ है वो संकुचित हो गए। एक्सप्लेन क्या करोगे बेटा, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, हम जानते हैं। तो जब कोशिका अति प्रासरणदाबी विलयन में अधिक समय के लिए होती है, तो यानी कि उसके बाहर का जो वातावरण होता है अधिक समय के लिए अति प्रासरण रहता है, तो वो क्या करती है, वो प्रासरण विधि द्वारा पानी को लूज करती रहती है, यानी कि पानी क्या होता है, बाहर मतलब कि बाहर निकलता रहता है कोशिका से। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो उससे प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और इसी स्थिति को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यह केवल पादपों में ही होता है, क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कि कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है। तो कौन से भाग को पारगम्य बोला गया है बेटा, कोशिका की कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य बोला जाता है या कहते हैं। ठीक है, क्यों, जो केवल जरूरी पदार्थों जैसे कि O2, CO2, पोषक तत्व, जल इत्यादि को ही विसरण और प्रासरण विधि द्वारा या प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है। ठीक है, इसलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य बोला गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प प्रासरणदाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा और क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लिख सकते हो बेटा कि अल्प प्रासरणदाबी में क्या होता है बेटा, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि क्या होती है, कोशिकाएं फूल जाती हैं। तो आप लिखोगे कि किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को अल्प प्रासरणदाबी विलयन में रखेंगे तो वे फूल जाएंगी। क्यों, क्योंकि अल्प प्रासरणदाबी विलयन में कोशिका की अपेक्षा विलयन में अधिक जल होता है। ठीक है, जिसके कारण विलयन की सांद्रता कह सकते हो। ठीक है, विलयन की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण विलयन में जल का प्रासरण द्वारा कोशिका में, देखो, जिसके कारण विलयन से जल प्रासरण द्वारा कोशिका में प्रवेश करने लगता है और इससे क्या होता है, कोशिकाएं फूल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए किशमिश और लाल रक्त कोशिकाएं भी फूलने लगेंगी और यही क्या कहलाता है, अंतः प्रासरण कहलाता है, जिसमें क्या होता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है। आप डायग्राम भी बना सकते हो जो दिया गया है आपको। ठीक है, फूले हुए का अल्प प्रासरणदाबी। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।